नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पुराने रिकॉर्ड में जमीन पूर्वजों के नाम से थी, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में गलती से दूसरे के नाम पर हो गई है। तो इस प्रकार का सुधार कैसे होगा। तो देखिए, इस प्रकार का सुधार करवाने के लिए कौन सी धारा के अंतर्गत आवेदन लगेगा, कौन से कानून के अंतर्गत आवेदन लगेगा, आवेदन कौन कर सकता है, आवेदन कहाँ लगेगा और कौन कौन से दस्तावेज उसके साथ में पेश करने पड़ेंगे, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक काल्पनिक ग्राफ लिया है और इसमें 4 ये काल्पनिक नाम लिए हैं, एक ये काल्पनिक नाम हमने लिया है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि इस प्रकार की त्रुटि का सुधार कैसे करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, ये जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है और यह वर्ष 1985 में इस धन्नालाल के नाम पर था। 1985 में इस धन्नालाल के नाम पर था, लेकिन यह वर्ष 2023 में इस रमेश के नाम पर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रुटि का सुधार जो है कैसे करवाया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए यह धन्नालाल अगर जीवित है तो इसको आवेदन करना पड़ेगा। अगर धन्नालाल जीवित नहीं है और इसके पुत्र अगर रामलाल, श्यामलाल और पन्नालाल जीवित है तो इनमें से कोई भी एक व्यक्ति आवेदन पेश कर सकता है, या ये तीनों लोग जो है ये आवेदन पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सामान्यतः सावधानी यह रखनी चाहिए कि रामलाल, श्यामलाल और पन्नालाल अर्थात जो धन्नालाल जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इसके सभी वारिसों को एक साथ में आवेदन पेश करना चाहिए। ठीक है, और किसके विरुद्ध पेश करना चाहिए? इस रमेश के विरुद्ध आवेदन पेश करना चाहिए। अर्थात ये लोग जो है ये उस आवेदन में आवेदक बनेंगे और ये रमेश जो है ये उस आवेदन पत्र में अनावेदक बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कौन कौन से दस्तावेज निकालने चाहिए? तो सबसे पहले वे दस्तावेज निकालने चाहिए कि जिस वर्ष में यह जमीन जो है इस धन्नालाल के नाम से थी। ठीक है, तो जैसे 1985 में ये खेत जो है, ये जमीन जो है इस धन्नालाल के नाम से थी, तो वर्ष 1985 का खसरा जो है, खसरा जो आवेदक है ये लोग भी हो सकते हैं या धन्नालाल स्वयं भी हो सकता है अगर ये जीवित है। तो 1985 का खसरा निकालना चाहिए। अब 1985 का खसरा क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि 1985 में जब यह जमीन जो है ये इस धन्नालाल के नाम से थी, तो वह खसरा निकालना चाहिए ताकि उससे यह प्रतीत हो जाए कि हाँ, वास्तव में ये पुराने रिकॉर्ड में ये जमीन जो है ये इस धन्नालाल के नाम पर थी। उसके बाद में क्या करना चाहिए कि वर्तमान खसरा निकालना चाहिए, अर्थात 2023 का खसरा निकालना चाहिए जिसमें कि इस रमेश का नाम आए। कौन सा? 2023 का खसरा निकालना चाहिए, जिससे यह प्रतीत हो कि पुराने रिकॉर्ड में ये जमीन जो है इस धन्नालाल के नाम से थी, लेकिन वर्तमान में ये जमीन जो है इस रमेश के नाम पर हो चुकी है। उसके बाद में रीनंबरिंग सूची निकालनी चाहिए। क्या करना चाहिए? रीनंबरिंग सूची निकालना चाहिए। रीनंबरिंग सूची का मतलब ये होता है कि जैसे यह खेत जो है 1985 में इसका जो खसरा नंबर था वह मान लेते हैं कि 75 था, लेकिन वर्तमान में जो इस जमीन का खेत का नंबर जो है वो बंदोबस्त के दौरान इसका चेंज होकर 100 हो चुका है। उदाहरण के लिए, तो रीनंबरिंग सूची में दोनों सर्वे नंबर आ जाएंगे कि पुराना खसरा नंबर इस खेत का 75 था और वर्तमान में यह 100 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों दस्तावेज निकालने के बाद में एक आवेदन पत्र तैयार करना चाहिए, जो कि धारा 75 के तहत होता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? 75 के तहत होता है। और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत यह धारा आती है। कौन सी धारा? जो 75 है, ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आती है। अब इस आवेदन पत्र को कहां पर पेश किया जाएगा? ठीक है, तो इस आवेदन पत्र को जो पेश किया जाएगा तो वह एसडीओ महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा और उस आवेदन पत्र में लिखा जाएगा ये जमीन जो है ये पुराने रिकॉर्ड में इस धन्नालाल के नाम से थी और पुराना रिकॉर्ड भी हमने यह पेश किया है और इसकी रीनंबरिंग सूची भी पेश की है और इसका वर्तमान रिकॉर्ड भी हमने पेश किया है, जिसमें कि यह रमेश के नाम पर हो चुकी है। किसी भी प्रकार से इस धन्नालाल ने या इसके वारिसों ने इस रमेश को दान, विक्रय या विनिमय या किसी भी रूप में अंतरित नहीं की। इस प्रकार का उल्लेख उस आवेदन पत्र में किया जाएगा। अब जब आवेदन पत्र एसडीओ महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा तो एसडीओ महोदय क्या करेंगे कि उस आवेदन पत्र को तहसीलदार महोदय को प्रेषित करेंगे, भेजेंगे जांच के लिए। ठीक है, तो तहसीलदार महोदय क्या करेंगे कि उस आवेदन पत्र पर से एक सूचना पत्र पटवारी या आरआई अर्थात राजस्व निरीक्षक महोदय को भेजेंगे कि इस प्रकार का आवेदन पत्र मेरे समक्ष अर्थात तहसीलदार महोदय के समक्ष आया है, जो कि एसडीओ महोदय के समक्ष इन लोगों ने या इस व्यक्ति ने पेश किया था और उसमें इस प्रकार की त्रुटि बताई है कि 1985 में जो है यह जमीन इस धन्नालाल के नाम से थी, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में जो है यह इस रमेश के नाम पर हो चुकी है। तो इसलिए आप इसका स्पष्ट रिपोर्ट और पंचनामा पेश करें। तो इस प्रकार की रिपोर्ट और पंचनामा जो है पटवारी महोदय या आरआई महोदय दोनों मिलकर तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करेंगे और उसके दौरान इस रमेश को भी
सूचना पत्र भेजा जाएगा। तहसीलदार महोदय भी सुनवाई का अवसर देंगे और एसडीओ महोदय भी ये सुनवाई का अवसर देंगे कि हाँ वास्तव में ये जमीन जो है इस रमेश के नाम पर कैसे आई है, ऐसा इस रमेश को वहां पर बताना होगा। अगर ये रमेश जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष और एसडीओ महोदय के समक्ष यह बता देता है कि हाँ वास्तव में ये जमीन जो है यह इस रमेश के पास में इस धन्नालाल से या इसके वारिसों से विधिवत प्राप्त हुई है, जैसे क्रय की है, विनिमय के माध्यम से प्राप्त हुई है या दान पत्र के माध्यम से हुई है या किसी भी रूप में प्राप्त हुई है जो कि एक विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो आवेदन पत्र एसडीओ महोदय के समक्ष पेश किया है उस आवेदन पत्र का कोई औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन अगर यह बात जो है ये रमेश स्पष्ट नहीं कर पाता है और एसडीओ महोदय को, तहसीलदार महोदय को और आरआई पटवारी महोदय को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में त्रुटि से यह जमीन जो है इस रमेश के नाम पर चली गई है बंदोबस्त की त्रुटि के कारण, तो इस प्रकार की त्रुटि का सुधार जो है किए जाने के लिए एसडीओ महोदय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 75 के तहत आदेश पारित कर सकते हैं और उस आदेश का अमल जो है तहसीलदार महोदय, पटवारी महोदय और आरआई महोदय के माध्यम से वर्तमान खसरा और बेवन में करवा देंगे, जिससे कि यह जमीन जैसे 1985 में इस धन्नालाल के नाम से थी, तो इस धन्नालाल के जीवित न होने की स्थिति में यह जमीन जो है इसके सभी वारिस जो है उनके नाम पर चली जाएगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।